तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हर बार की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप फेल कर जाएं या हो सकता है कुछ नंबरों से रह जाए, तो उसको आप अपने जीवन की सबसे बड़ी हार मत मानिए, क्योंकि ये वो हार है जो आपको सबक दे रही है कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छोड़ी है। यदि आप उस कमी को पूरा करोगे तो 100% आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, जो कि यूनिट है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये टॉपिक है आपका, ठीक है, जिसमें हम डेफिनेशन, कॉज, पैथोलॉजी, साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, यदि आपको यदि आपको ये डिसीज या डिसऑर्डर समझनी है, पढ़नी है अच्छे से, तो उसके लिए पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म। पहले तो बेसिक ये समझो कि ये डिसीज कह क्या रही है। दो वर्ड हैं इसमें, एक है बेटा हाइपर और दूसरा वर्ड है थायरॉयडिज्म। तो थायरॉयडिज्म का मतलब सीधा यहाँ पर किससे है बेटा? थायरॉयड से है। किससे है? थायरॉयड से है। तो सीधा सीधा समझिए कि हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब यदि किसी पर्सन में, यदि किसी पेशेंट में थायरॉयड ग्लैंड ज्यादा काम करने लगे, या थायरॉयड से निकलने वाले जो हार्मोन हैं, थायरॉयड से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो एक्सेसिव मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। याद रहेगा। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये थायरॉयड ग्लैंड होती कहाँ है, क्या होती है, इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो थायरॉयड के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। थायरॉयड ग्लैंड, सबसे पहली बात, और यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनेंगे, इसलिए लिख लीजिए। क्या? पहला चीज कि जो थायरॉयड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट, याद रखिएगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब हमारे शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये एक ऐसी ग्रंथि होती है, एक ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारे बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी अपने हार्मोनों के द्वारा कंट्रोल करवाती है, कैल्शियम की साइकिल को कंट्रोल करवाती है। समझ रहे हैं ना? तो थायराइड क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम बताओ। यदि क्वेश्चन आए विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, तो आंसर आएगा लिवर। मतलब लिवर, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। लेकिन यदि क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आंसर आएगा थायराइड ग्लैंड। याद रखिएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जो थायराइड ग्लैंड है, जहां से जो क्वेश्चन आता है थायराइड ग्लैंड है, उसकी शेप कैसी होती है? तो इसकी शेप बटरफ्लाई। कैसी होती है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई शेप की होती है, तितली की आकृति की होती है। और इसमें दो लोब होते हैं, याद रखिएगा, टू लोब्स होते हैं इसके अंदर। कितने लोब होते हैं बेटा? टू लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, ठीक है। और ये कहां पर प्रेजेंट होती है? एंटीरियर टू दी एडम्स एप्पल, यानी सीधा सीधा नेक के एंटीरियर साइड में, नेक के एंटीरियर साइड में ये प्रेजेंट होती है। और ये जहां पर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? लेरेंजियल प्रोमिनेंस बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है एडम्स एप्पल। दूसरा नाम क्या है इसका? एडम्स एप्पल। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात आती है सबसे बड़ी बात कि ये वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है। तो थोड़े से इसके वर्क को, इसके काम को समझ लेते हैं, ठीक है, तभी तो हमें चीजें समझ में आएंगी। देखिए, होता क्या है कि जनरली यदि हम नॉर्मल चीजों को नहीं पढ़ेंगे, तो एबनॉर्मलिटी हमारी समझ में नहीं आएगी। तो पहले तो समझो कि हाउ हाउ थायराइड इज वर्क, कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का हिस्सा होता है बेटा। किसका हिस्सा होता है? ब्रेन का हिस्सा होता है। यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? लार्जेस्ट, सॉरी, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है बेटा? मास्टर ग्लैंड। क्या है ये? मास्टर ग्लैंड, याद रखना। देखिए, हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं बेसिक से लेकर और आपको डिसीज तक समझा रहा हूँ। हर स्टूडेंट को ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो या डायबिटीज मेलाइटस, जो कि हमारा पहला टॉपिक था,
वो सभी डिसीजेस, वो सभी कंडीशन आज के समय में कॉमन है बेटा, आज के समय में कॉमन है, ठीक है, इसलिए समझ लीजिए। तो हाइपोथैलेमस से TRH नाम का हार्मोन निकलता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका काम क्या होगा, थायराइड को स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, जिससे कि थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्सों को निकाल सके, ठीक है, हार्मोन्सों को सीक्रेट कर सके। अच्छा, तो ये क्या करेगी बेटा, थायराइड पे वर्क करेगा। TSH किस पे काम करेगा, थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, और थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा तो कितने हार्मोन निकालेगा, 3 हार्मोन निकालेगा, एक T3, एक T4 निकलवाएगा, और एक कैल्सीटोनिन निकलवाएगा, याद रखना, T3, T4 और कैल्सीटोनिन नाम के हार्मोन ये सीक्रेट करवाएगा, याद रहेगा, लिख लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये T3 T4 का काम क्या है, इधर देखिए मैं बताता हूँ, T3 का काम क्या है और T4 का काम क्या है। तो T3 हो या T4 हो, दोनों का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है बेटा, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ठीक है, क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, ये स्टिमुलेट कब होता है भाई, ये सीक्रेट कब होता है, तो जब भी हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होती है, जब भी मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगी, जब भी मेटाबॉलिज्म शरीर की डिक्रीज होगी, T3 T4 निकल जाएंगे, तो जो मेटाबॉलिज्म को बढ़वाएगा, स्टिमुलेट करवाएगा। दूसरा, अच्छा, उसके अलावा जो कैल्सीटोनिन है वो क्या करता है, कैल्सीटोनिन क्या करेगा, ये एक तो ब्लड के कैल्शियम को डिक्रीज करेगा, किसको, ब्लड कैल्शियम, याद रखिएगा, ब्लड कैल्शियम को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, कैल्शियम की कंसेंट्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा काम क्या है, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन से रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, कैल्शियम को बढ़ा देगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ी बात, ये कब होता है, ये जो कैल्सीटोनिन है वो कब सीक्रेट होता है, कि जब ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब भी बढ़ेगा, तो ब्लड के कैल्शियम के लेवल को डाउन करने के लिए, ब्लड के कैल्शियम लेवल को घटाने के लिए ये कैल्सीटोनिन काम करता है, याद रखिएगा, कैल्सीटोनिन काम करता है। समझ में आ गई बात, क्या समझे, T3 T4 मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब बढ़ाता है। कैल्सीटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में से घटाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म पे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं बेटा। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, वापस आ जाते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, एक्सेसिव सीक्रेशन और सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का अत्यधिक सीक्रेट होना, ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होना ही हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। क्लियर हो गया, क्या, हाइपर माने ज्यादा, थायरॉयडिज्म माने थायराइड का बनना। यदि किसी मरीज में, यदि किसी पेशेंट में T3 T4 कैल्सीटोनिन, मतलब थायराइड से निकलने वाले हार्मोन का लेवल अत्यधिक हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन कहेंगे। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सबसे पहले इसकी इटियोलॉजी या कॉज की। तो समझिए, सबसे पहले इसके कॉज क्या है, सबसे पहला कॉज क्या है, ओवर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। यदि किसी पर्सन में थायराइड ग्लैंड अत्यधिक काम करेगी, तो सीधी सी बात है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन ज्यादा निकलेंगे, पहला। दूसरा, ओवर ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स इडीमा, ठीक है, ओवर ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स एडिमा कंडीशन किसे कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में की कंडीशन होती है मिक्स एडिमा, ध्यान रखना, मिक्स एडिमा हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है। यदि उसका ट्रीटमेंट यदि आप ज्यादा कर दोगे, तो 100% उसका लेवल थायराइड का बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि यदि किसी हार्मोन का कम होने का ट्रीटमेंट आप चला रहे हो, यानी थायराइड के कम होने का ट्रीटमेंट चल रहा है, मरीज में हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, यदि आपने डोज ज्यादा दे दी, तो क्या होगा, थायराइड का लेवल बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ओवर ट्रीटमेंट नहीं देना होता है, तो ये भी एक कॉज बनता है किसका, हाइपरथायरॉयडिज्म का। उसके अलावा प्लमर्स डिसीज एक कंडीशन है बेटा, प्लमर डिसीज की वजह से भी पेशेंट में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, मतलब थायराइड का लेवल बढ़ जाता है। उसके अलावा एंजाइटी, अत्यधिक चिंता करने से। अच्छा, चिंता करने से क्यों हो रहा है,
सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो चिंता भी है। चिंता से क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि जो हाइपोथैलेमस था वो स्टिमुलेट कर रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड को स्टिमुलेट कर रही थी। हाइपोथैलेमस काय का पार्ट था बेटा? ब्रेन का पार्ट था। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट था? ब्रेन का। और चिंता कहाँ करेगा इंसान? ब्रेन में। जब ब्रेन में चिंता होगी, सीधी सी बात है, जब बॉडी के फंक्शन बिगड़ेंगे ना, तो एंजाइटी लेने की वजह से, चिंता फिक्र करने की वजह से भी पेशेंट में हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण पेशेंट में हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन देखने को मिल सकती है। लेकिन एक दो दिन की चिंता से नहीं, लंबे समय से, प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड से, ठीक है। उसके अलावा एक्यूट इन्फेक्शन, यदि कोई इन्फेक्शन थायराइड से रिलेटेड हुआ या बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ या जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी गड़बड़ हुई, उसके कारण भी पेशेंट में ये हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, यदि किसी पेशेंट में स्टिमुलेशन हो जाए सिंपैथेटिक सिस्टम का। अब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा कि हमारे शरीर में जो फंक्शन है उनको बढ़ा देगा, यानी हार्मोन के सीक्रेशन को भी इंक्रीज कर देता है। तो जब हार्मोन का सीक्रेशन इंक्रीज होगा या मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा, वही सिंपैथेटिक सीधा सीधा मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालता है। किस पे इफेक्ट डालता है बेटा? मेटाबॉलिज्म पर। जब मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगी पेशेंट की, तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगी, हमने क्या देखा, यदि मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? थायराइड का लेवल डिसबैलेंस होगा। समझ में आ गई? उसके अलावा कुछ कंडीशन है बेटा, उसके अलावा जैसे कि थायरॉयडाइटिस, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्यूट इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के कारण थायरॉयडाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ थायरॉयड, क्या हुआ? इन्फ्लामेशन ऑफ थायरॉयड हुआ, जिसके कारण पेशेंट में थायरॉयड का जो सेल है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। थायरॉयड की सेल में इन्फ्लामेशन हुआ है तो हार्मोन का सीक्रेशन भी क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। हार्मोन का सीक्रेशन भी डिस्टर्ब होगा। उसके अलावा और कारण है, उसके अलावा और भी कारण है, एक्सेसिव एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयोडीन। देखिए आयोडीन अच्छा रहता है खाने के लिए, लेकिन एक्सेसिव यदि इसका इंटेक कर लें, यदि एक्सेसिव इंटेक कर लें, ज्यादा अत्यधिक मात्रा में यदि हम इसको ले लें या खा लें, उपयोग कर लें, तो भी पेशेंट में क्या हो सकता है बेटा? तो भी पेशेंट में क्या हो सकता है? ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो भी पेशेंट में हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा कुछ अदर रिस्क फैक्टर हैं, कुछ अदर रिस्क फैक्टर हैं, इनको याद रखिए बेटा, है ना, इसको लिख लीजिएगा। कुछ अदर रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि सबसे पहला जेंडर, यानी महिलाओं में ये ज्यादा कॉमन है, याद रखना, महिलाओं में ज्यादा कॉमन है, वुमेन में मोर ससेप्टिबल है देन मेल। एक चीज। दूसरा दूसरा इसका कॉज है एज। एज क्यों बेटा? एज यदि किसी पेशेंट की 40 से 45 साल से ऊपर की एज है, एवव है, ज्यादा है, तो उस पर मरीज में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से या मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म या डायबिटीज जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा क्योंकि ये थायराइड जो है, यानी हाइपरथायरॉइडिज्म, ये कंडीशन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है बेटा, है ना। तीसरा, स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग, अत्यधिक स्मोकिंग करने से भी ये रिस्क फैक्टर है, माने इनसे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें। मतलब हर स्मोकर में ये रिस्क फैक्टर क्यों दिए गए हैं कि हर स्मोकर में जनरली नहीं मिलेगी आपको, है ना, हर स्मोकर में हाइपोथायरॉइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन स्मोकिंग करने से हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रोमा ऑफ थायराइड, ठीक है, ट्रोमा ऑफ थायराइड, यानी अगर किसी पेशेंट के थायराइड ग्लैंड में कोई ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए या सर्जरी करके निकाल दी जाए, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या हो सकता है? हाइपरथायरॉइडिज्म देख, सॉरी, अगर ट्रॉमा हो गया, कहीं चोट लग गई, एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो गया, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है। यदि ग्लैंड निकल गई तो हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, ठीक है। यदि ग्लैंड निकल गई तो क्या होगा? हाइपोथायरॉइडिज्म होगा। अच्छा, एक कंडीशन और है बेटा, ग्रेव डिसीज। एक कंडीशन और है इसी में, ग्रेव डिसीज, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, स्टार बना के लिख लीजिए, ग्रेव्स डिसीज। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो बेटा जरूर पूछिए कमेंट करके। एक चीज। दूसरी चीज कि इसके नोट्स, इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहां पर आपको सारी वीडियोस के लिंक, कुछ इंपोर्टेंट नोट्स भी, और साथ में इनकी सभी पीडीएफ, इन सभी नोट्स की बेटा आपको पीडीएफ वहीं से मिलेगी। उसके अलावा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की टोटल प्लेलिस्ट आपको मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा विजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट विजन मेरा ये है कि जो स्टूडेंट फाइनेंस के चक्कर में, मतलब फीस के चक्कर में, कम पैसों के चक्कर में, गरीबी के चक्कर में, जो स्कूलों में, कॉलेजों में
अच्छे से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उसके अलावा कोचिंग महंगी महंगी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं मुफ्त में फ्री में बिल्कुल सारी क्लासेस फ्री में यूट्यूब पर हर चैप्टर की हर टॉपिक की मैं लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस से पैसे से ही पढ़ाई हो सकती है, पढ़ाई करने के लिए जुनून जज्बा होना चाहिए और मेहनत करना आपको जरूरी है, उसके अलावा लगन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी लगन के साथ में मैं भी आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैं भी लेक्चर बना रहा हूँ, तो आप उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास में इसको शेयर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए या अपने स्टोरी लगाइए, बिल्कुल मत करिए, लेकिन जो सच में ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आपके बैचमेट हैं, क्लासमेट हैं, जो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उन बच्चों को आप शेयर करिए और अपनी भी पढ़ाई करिए बेटा, मेहनत करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेव डिसीज की बात कर रहे थे हम, तो ग्रेव डिसीज क्या है? ग्रेव डिसीज से हाइपरथायरॉयडिज्म बड़ा कॉमन है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेव डिसीज होती है ना, उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ये ग्रेव डिसीज क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेट होती है। ग्रेव डिसीज क्या है समझ लीजिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ से कंपटीशन में सवाल बनता है, ऑटो इम्यून डिसीज है ये, याद रखना, ग्रेव डिसीज, जिसके कारण क्या होता है पेशेंट में कि जो थायराइड है वो स्टिमुलेट होकर के टू मच यानी ज्यादा मात्रा में थायराइड का लेवल सीक्रेट करने लगती है, या ज्यादा मात्रा में थायराइड के हार्मोन्स को बेटा ये सीक्रेट करती है, निकलवाती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब बात आती है सीधा सीधा इसके सिम्टम्स की। अब बात आती है इसके सिम्टम्स की। तो देखिए अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग इसका प्रभाव होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को भी तो इंक्रीज करता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। दूसरा कैल्शियम को डिस्टर्ब करेगा ये, जिसके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। टेकीकार्डिया होगा, रैपिड पल्स होंगी और पाल्पिटेशन होगा। क्या क्या होगा? हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ेगा, टेकीकार्डिया मतलब पल्स रेट बढ़ेंगी, रैपिड पल्स पल्स रैपिड होंगी और पाल्पिटेशन एबनॉर्मल हार्ट रेट रहेगी पेशेंट की। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा डिस्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उसके अलावा इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी मरीज की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? एमनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन में इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जीआईटी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एपेटाइट इंक्रीज बट वेट लॉस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। यही तो पहचान है कि यदि किसी मरीज में हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भूख तो लगेगी प्रॉपर, लेकिन पेशेंट को वेट लॉस होगा। दो तरह की आपने थायराइड पढ़ी होंगी, एक में वेट बढ़ता है, एक में घटता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में तो वेट घटेगा और हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? फिर बात आती है डायरिया। वो नेक्स्ट डायरिया होगा पेशेंट को। उसके अलावा स्प्लिनोमेगैली हो सकती है। स्प्लिनोमेगैली मतलब स्प्लिन का साइज इंक्रीज होना, एंड हेपेटोमेगैली लिवर का साइज बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? फटीग, थकान होगी मरीज को, जल्दी से मसल में वीकनेस आएगी। उसके अलावा नर्वस सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नर्वस सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा, नर्वसनेस देखने को मिलेगी पेशेंट में। इंसोमनिया, नींद कम आएगी। रेस्ट लेसनेस होगी पेशेंट को। फटीग होगा और लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी किसी भी काम पे वो प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा, यानी जो कंसंट्रेशन पावर है वो कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। उसके बाद में बात आती है इसकी डायग्नोसिस। हम हम हाइपरथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो आपको एक तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हिस्ट्रिकल एग्जामिनेशन कैसे करोगे आप? तो आप पेशेंट की पहले तो हिस्ट्री लोगे, मेटाबॉलिक हिस्ट्री, फूड की हिस्ट्री, वेट की हिस्ट्री, मेडिसिन की हिस्ट्री, सब कुछ लोगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, तो उससे आपको पता लगेगा। देन उसके बाद में हम ब्लड रिपोर्ट्स या चेकअप कराएंगे। तो चेकअप क्या क्या करा सकते हैं? तो एक तो टीएसएच लेवल चेक करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है टीएसएच का लेवल हम चेक करेंगे, क्योंकि टीएसएच जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो थायराइड को स्टिमुलेट करके वो थायराइड से हार्मोन्स को सीक्रेट करवाता है। ठीक है, इसलिए टीएसएच का लेवल चेक करेंगे। उसके अलावा ईसीजी करा सकते हैं। पेशेंट में क्या करा सकते हैं बेटा? ईसीजी करा सकते हैं। ईसीजी से क्या पड़ेगा कि हमने क्या देखा कि एबनॉर्मल हार्ट रेट, हार्ट पे प्रभाव पड़ रहा था ना, एबनॉर्मल हार्ट रेट हो रही थी। तो एबनॉर्मल हार्ट रेट में जो कंडीशन है वो ईसीजी के थ्रू हम करेक्टली पता कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड जो भी कंडीशन है वो हमें ईसीजी से पता लग जाएंगी कि हार्ट में कोई किसी भी प्रकार की हाइपरट्रॉफी वगैरह तो नहीं है, सारी चीजें।
उसके अलावा जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आई को ऑप्थेल्मिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें दिखेगा कि पेशेंट में प्रोट्रूजिंग आई, माने उसकी आई निकली हुई होंगी बाहर की तरफ, प्रोट्रूजन होगा, नॉर्मल से ज्यादा उभरी हुई होंगी, ठीक है। उसके अलावा इनलार्जमेंट ऑफ नेक, नेक में इनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है, नेक में इनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। देन T3 T4 लेवल चेक करेंगे पेशेंट का, और क्या करेंगे हम, T3 T4 लेवल चेक करेंगे। अच्छा, TSH लेवल और T3 T4, तो ये क्या हो गया आपका, सीधा सीधा थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया बेटा, क्या हो गया, सीधा सीधा थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया। उसके अलावा हम क्या करेंगे, अब पेशेंट का मैनेजमेंट करेंगे सीधा सीधा। अब हमें पता चल गया कि थायराइड है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो एक तो एंटी थायराइड ड्रग देंगे जैसे कि मिथामाजोल और थायोयूरेज और रेडियो आयोडीन थेरेपी। क्या क्या कर सकते हैं, मिथामाजोल दे सकते हैं, थायोयूरेज दे सकते हैं और रेडियो आयोडीन थेरेपी दे सकते हैं। तीनों ही चीजें, तीनों ही दवाइयां क्या करेंगी, थायराइड के लेवल को डिक्रीज करेंगी, जो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है उसको क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। उसके अलावा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जैसे कि एटिनोलॉल दे सकते हैं हम पेशेंट में, क्या दे सकते हैं बेटा, बीटा ब्लॉकर एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दे सकते हैं जैसे कि एटिनोलॉल हो गया। अब एटिनोलॉल क्या करेगा, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या करेगा, ये हमारे सीवीएस माने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करेगा, बीपी को मेंटेन करेगा, पल्स को मेंटेन करेगा। समझ में आ गई बात, इसलिए हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर पेशेंट को देंगे। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट चला सकते हैं, क्या, सब टोटल थायरॉयडेक्टमी। यदि थायराइड ज्यादा काम कर रही है, बहुत अत्यधिक काम कर रही है, तो सब टोटल जरूरत के हिसाब से जितनी आवश्यकता है उतनी हम थायराइड निकाल सकते हैं, सब टोटल थायरॉयडेक्टमी। देन टोटल, अगर जरूरत पड़ी तो हम टोटल पूरी की पूरी थायराइड भी निकाल सकते हैं इन केस ऑफ थायराइड इंजरी। यदि थायराइड की इंजरी हुई है तो, थायराइड में कोई कैंसर है तो, गोइटर हुआ है तो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में एक छोटी सी जानकारी यही है कि आप पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में आप शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।